नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे सर्वदलीय बैठक विशेष राज्य के दर्जे की मांग। संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और वाईएसआरसीपी ने क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे हैं। संसद के मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। यह बैठक संसद की कार्रवाई के लिए सहमति बनाने के मुद्दे पर हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे। तो आपको बता दें कि आंध्र और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है इस सर्वदलीय बैठक की, और किरण रिजिजू ने इसका संचालन किया है। बैठक का मकसद है संसद की कार्रवाई पर सहमति बनाना और संसद की कार्रवाई से पहले यह सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। कई दलों के नेता इसमें शामिल हुए हैं, हालांकि टीएमसी के नेता इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं और एनडीए के सहयोगी लोजपा भी इसमें शामिल नहीं हुई है। आज ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए और ये कहा गया कि इन पर संसद में चर्चा की आवश्यकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण कहूँगा स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो दुकानें लगाने वाले लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां से होकर यात्रा गुजरेगी, उस पर दुकानदारों को अपना नाम, अपना धर्म, जाति और उस पर काम करने वाले लोगों के नाम और पता सब लिखने का आदेश दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है कि वो इलाका ऐसा है जहां से यात्रा जाती है कि बड़ी आबादी मुस्लिम्स की है और छोटी दुकानें, ठेलों पर आम बेचना और चीजें बेचना यही लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, क्योंकि ये कहा गवर्नमेंट ने कि इससे कंफ्यूजन पैदा न हो यात्रा के दौरान। ये यात्रा पहली बार तो निकल नहीं रही, यात्रा जाने कब से निकल रही। कभी इस यात्रा के दौरान कोई धार्मिक धर्म के नाम पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। फिर क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया। और सीधा सा ये था कि ये जो कांवड़िया लोग हैं जो निकलेंगे, उस ग्रुप में तमाम लोग बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाता है कई बार, वहां स्थानीय जो धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को भी लूट सकते हैं, लोगों की जानमाल को भी खतरा हो सकता है। और इस भय से कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले लोकसभा के इस चुनाव में क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई है, इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने की जो नापाक कोशिश की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, उनको सारे अधिकार हैं और सारा गैर संवैधानिक आदेश है उसको रद्द कराने की कोशिश करना उनकी सरकार है, और नहीं करें तो वो कुछ करें। इसमें सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। राजनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बैठक का आयोजन किया। बैठक में चिराग पासवान और कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने
आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि टीडीपी नेता इस मामले पर लगातार चुप रहे हैं। जयराम रमेश ने यह दावा किया कि जदयू ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। सत्तारूढ़ एनडीए में एक प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने हाल ही में बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। राजद सांसद ने संसद में विपक्षी सांसदों को भी बोलने की मंजूरी देने की अपील की थी। वहीं समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने मीटिंग में कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे लेकर लिया गया नेमप्लेट का ये फैसला पूरी तरह से गलत है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश के सुरेश, आपको बता दें एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाहा, जदयू के संजय झा, आपके संजय सिंह, सपा नेता रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रफुल्ल पटेल आदि नेता बैठक में मौजूद रहे। तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुई। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। और अब बात करते हैं आक्रामक शैली टीएमसी की रैली। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस चल रही है। शहीद दिवस की रैली चल रही है और रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी 38% महिलाएं सांसद हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दावा किया था। भाजपा ने जो वादा किया था, लेकिन भाजपा वो ऐसा कर नहीं सकी और भाजपा महिलाओं को आरक्षण दे नहीं पाई। धर्मतला में चल रही रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस रैली में ममता के साथ भाग लिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जल्द ही गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे निमंत्रण पर कार्यक्रम में शामिल हुए, वो यहां आए, मैं उनका धन्यवाद देती हूं। मैं चाहती हूं कि पूरे देश के साथ बंगाल के रिश्ते बेहतर हों। यूपी में अखिलेश यादव ने जो खेल दिखाया है, उसके बाद भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उनकी पराजय जो है वो निश्चित है। केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, ये जल्द ही गिर जाएगी। मैं जब से एयरपोर्ट से चला हूं, मैं लगातार कार्यकर्ता और नेताओं को देख रहा हूं मैं, और जब मैं घर से मिलकर के निकल करके आया हूं, मैं देख रहा था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं को देख करके जितना खुश हो करके और जिस भाव से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लगाव है, जो रिश्ता है एक नेता और कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। क्योंकि आज हम दुखी मन से भी, और एक जो हमारे बीच के कार्यकर्ता जो हमारे बीच में नहीं रहे, वर्कर्स जो शहीद हुए, उनको हम याद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं, वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं, वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का है, लेकिन आंख में आंसू लेकर के, और आंख में आंसू ला करके नहीं, बल्कि सर को ऊपर उठा करके, क्योंकि ऐसी शहादतें ही किसी दल और उसके नेता और देश का गौरवशाली इतिहास बनाती हैं। ये हर किसी पार्टी के सौभाग्य नहीं होता, ऐसा हर दल के लिए सौभाग्य नहीं बनता जिसे ऐसे जान देने वाले वर्कर्स मिलते हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते हैं।
दरअसल कोई कितना भी बड़ा लीडर हो जाए या कभी कोई भी बड़ा पद ना पाए, लेकिन वो कार्यकर्ता हमेशा रहता है। कार्यकर्ता सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा होता है। कार्यकर्ता ही किसी दल की बुनियाद होता है। वर्कर ही हमारे पार्टी की बुनियाद में होता है। उसी की शहादत अगर ये बताती है कि वो पार्टी के प्रति कितना वफादार था, तो पार्टी द्वारा उसको याद करना बताता है कि पार्टी के दिल में उसके लिए कितनी ऊंची जगह है। आज जो आप लोग इकट्ठे हैं या मैं आकर के आपके बीच में खड़ा हूं, वो याद दिला रहा है, बता रहा है कि दीदी के दिल में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान कितना है। उसको आज भी दीदी याद कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ये रैली, आपको बता दें, शहीद कार्यकर्ताओं को याद करने के उपलक्ष्य में रैली आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ममता की जमकर तारीफ की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। और कौशलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक तरफ ममता बनर्जी की तारीफ की, दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही भाजपा की सरकार गिर जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है और जो हाई जोश जो है इनका, वो देखिए जब मिलने को मिलता है। हालांकि इसके पहले थोड़ा लोकसभा चुनाव के समय में आपको चलना होगा कि यही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने एक सीट टीएमसी को दिया। जो भदोही लोकसभा क्षेत्र है वहां टीएमसी के प्रत्याशी उतारे गए थे, तो 17 सीटों पे कांग्रेस और एक सीट पे टीएमसी, और उसके बाद जो है 62 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो ये सब जो देखेंगे, जो टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बीच जो मेल है, अभी जब आप बात करिए कि इंडिया गठबंधन में क्योंकि टीएमसी शामिल नहीं हुई, टीएमसी अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन जब बैठक हुई अभी महाराष्ट्र में, जब लोग इकट्ठा हुए तो कहीं न कहीं वहां समाजवादी पार्टी और टीएमसी एक रो में और एक लाइन में नजर आई। तो आगे का जो एनडीए की जो बात की जा रही है कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी, भाई अल्पमत में सरकार क्यों गठबंधन में है, तो वो तो हमेशा विपक्षी यही चीज कहते हुए चले आ रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का माहौल है इस समय, उसको लेके अखिलेश यादव देखिए लगातार जो है हमले भी बोलते रहते हैं। तो इन सब चीजों को देख के टीएमसी और समाजवादी पार्टी एक रूप में नजर आई, और इससे ही एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को भी एक चेतावनी भी दी जा रही है इस रैली के माध्यम से कि देखिए हम दोनों लोग साथ हैं, अगर यदि बीच में कोई भी गड़बड़ी होगी तो टीएमसी समाजवादी पार्टी एक साथ रहेगी। तो ये नजरिया जो राजनीतिक है उसको भी देखा जा रहा है, और वही बात रही थी, वही सरकार को भी निशाना साधा जा रहा है। और आगे जो चुनाव महाराष्ट्र में जिस तरह से आगे के चुनाव में ये जो मिस्ट्री और ये जो समीकरण बनते दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आगे के चुनाव इससे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये रैली जिसमें टीएमसी की रैली जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए और उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे गुरु का वंदन अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु का वंदन अभिनंदन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। उन्होंने लोगों के कल्याण की कामना की। उन्होंने अपने गुरु का वंदन अभिनंदन किया। गोरक्षनाथ मंदिर के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को बिल्व पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित कर दुग्ध एवं गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्वत पुरोहितों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुष्टाध्यायी के
महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की। विधि विधान से हुए पूर्ण अनुष्ठान के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्ध एवं शांतिमय जीवन की कामना की। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, अश्विनी त्रिपाठी आदि की उपस्थिति उस दौरान रही। तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने गुरु को नमन किया, पूजा अर्चना किया। और अब बात करते हैं हम बीजेपी नेता को इस्लाम कबूल। खबर बरेली से है, जहां पार्टी नेताओं से नाराज एक बीजेपी नेता की धर्म परिवर्तन की धमकी सामने आई है। आपको बता दें कि बरेली भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल पार्टी नेताओं से नाराज है और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही है। उनका कहना है कि वो अगले 15 दिनों में इस्लाम धर्म अपना लेंगे। प्रदीप अग्रवाल के 2 असलहा के लाइसेंस को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया। लाइसेंस निरस्त होने पर किसी भी बड़े नेता ने उनका साथ नहीं दिया, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि बरेली में विधायक सांसद होने के बावजूद किसी ने उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। वो कहते रहे कि लंबे समय से भाजपा में जुड़े रहने के बावजूद कभी किसी ने उनका हाल चाल नहीं पूछा। इसके बाद फेसबुक पर भाजपा नेता ने अपना दर्द प्रकट किया। भाजपा उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का दर्द जो है वो फेसबुक के माध्यम से चलका। प्रदीप अग्रवाल बरेली के सुभाष नगर के रहने वाले हैं और बरेली में भाजपा के नगर उपाध्यक्ष हैं। तो पार्टी नेताओं से नाराज प्रतिनिधि यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि उनके एक आपराधिक मुकदमे में उनकी किसी ने मदद नहीं करी और कोर्ट से दोष मुक्त होने के बावजूद भी उनका जो सशस्त्र का लाइसेंस था वो जिलाधिकारी बरेली ने निरस्त कर दिया और जिला प्रशासन की मनमानी के चलते उनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष हैं प्रदीप अग्रवाल, वो एक बड़े व्यापारी हैं बरेली के और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता हैं और जमीन से उठ करके महानगर उपाध्यक्ष की पद पर उन्होंने अभी कार्यरत है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, एक बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रदेश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका हर एक कार्यकर्ता बड़े जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक सांसदों से नाराज है कि उनकी किसी भी काम में मदद नहीं की जाती है। फिलहाल महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए और एक बड़ा दावा किया है कि अगर 15 दिन के भीतर उनकी किसी भी पार्टी के पदाधिकारी ने मदद नहीं की तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लेंगे। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक भारतीय जनता पार्टी का महानगर यानी कि मेन बॉडी का एक बड़ा पदाधिकारी इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है तो आखिर आम जनता का क्या हाल होगा। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से प्रदीप अग्रवाल अपना इस्लाम धर्म कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर 15 दिन के भीतर बरेली का जो भारतीय जनता पार्टी की विंग है वो उनकी किस तरीके से मदद करती है। फिलहाल प्रदीप अग्रवाल ने कैमरे पर आने के लिए साफ तौर पर से मना कर दिया है। उन्होंने ये पूरा बयान अपना सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। देखना होगा किस तरीके से अब प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ यह कार्रवाई होती है या फिर वो खुद इस्लाम धर्म कबूल करके ये दावा सिद्ध कर देंगे कि उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट पे शेयर किया था वो कहीं ना कहीं बात सत्य है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया, बरेली। जनता पार्टी के महानगर तो भाजपा नेता का दर्द छलका है। आपको बता दें हमारे ब्यूरो चीफ शानू कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, अगर बात की जाए भाजपा नेता का ये दर्द सामने आया है, इस तरीके के कई नेताओं के दर्द सामने आ चुके हैं, क्या लगता है आपको भाजपा में क्या वास्तव में नेताओं की सुनी नहीं जा रही है या धर्म इतना सस्ता हो गया है कि किसी की अपनी कोई मनसा या कोई काम पूरा नहीं होता है तो वो धर्म परिवर्तन की धमकी देने लगता है? किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए मानस, बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा लंबे अरसे से अब जो लोग कट्टरवादी की तरीके से काम करते थे, एक प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते थे, अब वो चीज नहीं रही है। 2 दिन पहले की बात की जाए तो दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम चिश्ती ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और अब देखिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता और जिला लेवल का कार्यकर्ता इस्तीफे की बात कर रहा है। ये बरेली के प्रदीप अग्रवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष हैं, यानी कि मेन विंग में काम करते हैं और मेन बॉडी में रहकर काम
करते हैं, लंबे अरसे से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक विवाद चल रहा था। उस विवाद में इन पर एक आपराधिक मुकदमा लिखा गया और उस आपराधिक मुकदमे का इनका कहना है कि उसको कोर्ट से इनको दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो असला था, जो इनकी रिवॉल्वर थी, उसका लाइसेंस जो है जिला प्रशासन ने मनमानी के चलते निरस्त कर दिया गया। और इस पूरे मामले पर किसी ने भी इनकी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किसी प्रकार की मदद नहीं करी। तो इन्होंने नाराज होकर के ये इन्होंने अपनी टिप्पणी की है और इन्होंने नाराजगी जताई है। और साफ तौर पर से सोशल मीडिया का जमाना है और इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही इतनी बड़ी धमकी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर अगर मेरा लाइसेंस जो किया गया है निरस्त, वो बहाल निश्चित रूप से भाजपा नेता का ये दर्द सामने आया है। सानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भाजपा नेता का ये दर्द सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर कोई उनका हालचाल नहीं लेता है तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। और अब बात करेंगे सिकवा न तकरार, इस्तीफा अस्वीकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। सलीम शेरवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण से असंतोष जताते हुए इस्तीफा दे दिया था। शेरवानी ने कहा था कि सपा से मुसलमानों में अलगाव की भावना है, क्योंकि पार्टी ने समुदाय के मुद्दों को सहज पूर्वक उठाने से परहेज किया है। फिलहाल अखिलेश यादव द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि हमारी पार्टी को आप जैसे सफल और श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए अपना इस्तीफा वापस लें और पार्टी के लिए काम करते रहें। तो समाजवादी पार्टी के ये नेता के द्वारा जब ये बात कही गई, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही और इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया, तो उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा कि आप जैसे काबिल और श्रेष्ठ लोगों की पार्टी को जरूरत है और आप इस्तीफा अपना वापस लें। और अब बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। आपको बता दें 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए यात्रा रूट पर कांवड़ शिविर लगाने के लिए लोगों ने प्रशासन से मंजूरी के लिए आवेदन पत्र सौंप दिए हैं। आपको बता दें गाजियाबाद में कई कांवड़ कैंपों के आयोजकों का मानना है कि इस साल की यात्रा में कांवड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, ऐसे में कैंप भी ज्यादा लगने चाहिए। रिपोर्ट देखिए। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए यात्रा रूट पर कांवड़ शिविर लगाने के लिए लोगों ने प्रशासन से मंजूरी के लिए आवेदन पत्र सौंप दिए हैं। गाजियाबाद में कई कांवड़ कैंपों के आयोजकों का मानना है कि इस साल की यात्रा में कांवड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, ऐसे में कैंप भी ज्यादा लगने चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां है। हमारी तरह जैसे हम भी कैंप लगाते हैं और भी जो लोग बहुत सारे कैंप लगाते हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग है गाजियाबाद, जो हरिद्वार से लोग जल लेकर आते हैं और चढ़ाने को आते हैं, तो ये मुख्य मार्ग है। तो बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत शानदार तरीके से प्रशासन का भी हमें सहयोग मिल रहा है। लगभग सभी कैंपों ने अपनी परमिशन ले ली है, उसमें हम भी शामिल हैं और बहुत जोर शोर से और बहुत ही सुंदर तरीके से हम आयोजन करने वाले हैं इस बार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष से कोविड की वजह से पहले भीड़ नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार जैसा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बहुत ही भारी संख्या में भोले आ रहे हैं। हम हर प्रतिवर्ष हम कांवड़ के कैंप लगाते हैं और कैंप लगा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पे यात्रा जितने भी भोले लोग जाते हैं उनकी हम पूरी सेवा करते हैं। और प्रशासन की को हमने अपना वो दे रखा है, अर्जी दे रखी है, जिससे कि प्रशासन हमें अनुमति दे लगाने के कैंप लगाने के लिए। और कैंप के साथ कैंप में जितने लोग प्रशासन अगर में सहयोग करती है और करती भी आ रही है, और जो भी उनकी जो उनके कानून में लागू हैं, जो नियम लागू हैं, हम पूरा पालन करते हैं। वार्ड 10 में अपना शिविर कैंप लगाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है और उसमें शिव भक्त कांवड़ियों के लिए मैं कैंप लगाना चाहता हूं। और इस बार मेरी बहुत इच्छा है और सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत अच्छा है कि भाई सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो इस बार हमारा भी मन करा है कि हम भी कांवड़ यात्रा के लिए शिविर लगाएंगे और कांवड़ियों के करेंगे, सेवा करेंगे। आप ये बताइए, आपने अर्जी दी है जिस तरीके से, तो लगातार जो परमिशन है वो सारी परमिशन, अभी कितनी परमिशन आपकी हो चुकी है? परमिशन हमारी 2 हुई है अभी, पुलिस की और अपना अग्निशमन की। जिला प्रशासन के मुताबिक यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फायर ब्रिगेड यूनिटों को तैयार रखा गया है। खास कांवड़ कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। जैसा कि गाजियाबाद 3 अलग-अलग मार्गों से गाजियाबाद में कांवड़ियों का प्रवेश होता है, जिसमें गंगा की पटरी वाला जो मार्ग है वो मुख्यतः पैदल के कांवड़ियों का है और डीएमई और जो मोदी नगर से होकर मार्ग आता है उसमें मिक्स तरीके के कांवड़िया आते हैं। सुरक्षा के लिए जितने भी हमारे कांवड़ शिविर हैं उनमें प्रॉपर बंदोबस्त कराए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं, फायर ऑडिट कराया गया है उनका,
उसके अलावा कांवड़ शिविरों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि कांवड़ शिविर मूलतः कांवड़ियों के हित में ही होते हैं और उन्हीं की सुविधा को रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की सालाना तीर्थ यात्रा है। इस दौरान कांवड़िये कांवड़ लेकर पवित्र नदियों का जल और खासकर गंगा जल लेने के लिए धार्मिक जगहों पर जाते हैं। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।